अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? म्यूट नहीं था, म्यूट करके फिर से अनम्यूट किया तो आने लग गए। कौन सा सिस्टम है? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए प्रारंभ करें। तैयार हैं सभी लोग? बस 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, है ना? 1 मिनट, थोड़ा सा पानी वानी पी लें। चलिए प्रारंभ करें। अच्छा, अड्डा को मेल हो रहा है, किस लिए? अड्डा को किस लिए मेल कर रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा, साइंस के लिए। अब क्या करें, यहाँ पर भी साइंस वाले की ही चर्चा हो रही है ना? कल ऑफिस मीटिंग में बैठा हुआ था, जो पेड बैच आप सभी के यहाँ पर जो जोड़ते हैं ना क्लासेस, जो शेड्यूल करते हैं, वो भी बैठे हुए थे। बस वही बात हो रही थी, साइंस वाले की बात ही वहाँ पर चल रही थी। ठीक है, स्टार्ट करें। चले, उनकी नई नई वैकेंसी हुई है ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। ठीक, जो भी हो, उनको खुद से समझना चाहिए। देखिएगा, यहाँ जो संबंध है ना, वो हमारे और आपके बीच में है। संबंध जो होते हैं वो स्टूडेंट और टीचर के मध्य में होता है। इसमें अड्डा तो एक प्लेटफॉर्म है, एक साधन है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब इस संबंध को आगे हमें कैसे चलाना है, किस तरीके से हम सारी चीजें करें कि हमारा संबंध भविष्य में भी अच्छा रहे, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे और आपके ऊपर में। तो जब टीचर को समझ ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारा संबंध कितना बेकार हो रहा है, भविष्य में हमसे कोई जुड़ ना पाएगा, ये समझ टीचर को होना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का भी पालन टीचर को ही करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कर्तव्य दिया गया है कि आप सबकी करंट अफेयर को मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊं। अभी तक आपके कोई भी पेपर हुए नहीं है। मैं एक चीज और भी कंफर्म कर दूं कि अभी तक आपके पहली बार बीपीएससी के द्वारा आपका पेपर कंडक्ट करवाई जा रही है, और इसमें करंट का कोई भी अंदाजा नहीं है कि क्या करंट पूछा जा सकता है। लेकिन अन्य एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती रही है उसके आधार पर, और टीचर के जो एग्जाम अभी तक हुए हैं उसके आधार पर, दोनों पर रिसर्च करने के पश्चात जो चीजें मुझे लगी हैं वो सारी चीजें यहां पर करवा रहा हूं, है ना? और आशा भी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से आएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमें दायित्व दिया गया उसका हम अच्छे से निर्वहन करें। अगर निर्वहन नहीं कर रहे हैं यानी कि हम अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, और कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग में वास होगा,
कभी भी नहीं। मोक्ष की प्राप्ति होगी? कभी भी नहीं। ठीक है, तो हमारे आपके मध्य में क्या संबंध होगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग मेरी रेटिंग गिरवा देते हैं, है ना, आप लोग मेरी रेटिंग गिरवा देते हैं, अब की बार 4 से भी नीचे गया है, 3.88 स्टार जो है मेरी रेटिंग है। और इतना महान रेटिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप सभी लोग, है ना, यहाँ पर इतना बढ़िया रेटिंग देते हैं, तो ये हमारे बीच का संबंध है। ठीक है ना। देखिए 1999 में जो हुआ था और अब दोनों में बहुत फर्क है ना। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा संबंध बेहतर है, हम संबंध बेहतर करते हुए चलेंगे। चूंकि डेटा है, चूंकि आज भी हम बजट ही करने वाले हैं, और बजट, बिहार की बजट करने से पहले आप सभी को भारत की बजट पहले करवाऊंगा। तो आज भारत की बजट करेंगे और कल हम बिहार की बजट करेंगे। तो भारत की बजट आज टॉपिक सभी लोग डालेंगे, है ना, भारत का बजट, है ना, बजट 2023-24। बजट जो होता है वो अगले ईयर को लेकर यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पैसे है उस पैसे को कैसे खर्च करने हैं, यानी कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, है ना, और हमने जो खर्च किया उसका क्या रिजल्ट निकला, ये हम पास्ट की बात करते हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण हो जाती है, और जो हम भविष्य में खर्चे करने वाले हैं ये हमारा बजट हो जाता है। ठीक है, तो बजट जो होता है वो अगले वित्त वर्ष के नाम पर चलता है। तो यहाँ पर सभी लोग टॉपिक डालेंगे बजट 2023-24। ठीक है, बजट 2023-24। ठीक है, अंग्रेजी वाले भी बजट ही लिखेंगे, बजट 2023-24। ठीक, अच्छा, यहां से झारखंड से भी हैं, जोहार जोहार। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात करें कि बजट, है ना, प्रस्तुत कौन करता है। सबसे पहला और आसान प्रश्न आपके पूछा जाता है कि ये प्रस्तुत कौन करता है। तो ये हमारी वित्त मंत्री, है ना, हमारी वित्त मंत्री जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण। ठीक है, इनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए कि इनके द्वारा, इनका व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर का यह बजट प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखिएगा इनके बार ये 5वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। कौन से, तो 5वीं बार यहां पर इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए, अब डेटा है, कुछ डेटा यहां पर मैं लिखवाता हूं, आप सभी लोग लिखते हुए चलिएगा। यहां तक हो गया, सबने डाल लिया ना, एक ही लाइन था। बिहार का पहले भारत समझ लें, है ना, और उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे। करवा दिया है? नहीं, बजट अभी कहां हुई है, बजट तो अभी हुई नहीं है। जनगणना देखिएगा, जनगणना अभी करंट में नहीं आएगा, है ना, तो जनगणना जो है वो आपके जीके जीएस के टीचर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। अच्छा, इनके प्यास वाला क्या कहें, आइए यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो देखिए बजट अगर हम बात करें भारत की, है ना, तो सबसे पहले कि ये बजट कितने का प्रस्तुत किया गया, है ना, तो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये 45,30,000 करोड़ का। कितने का, 45,30,000, है ना, यहां पर लाख रहेगा, करोड़ रुपए का। ठीक है, क्लियर। चलिए, साथ में सभी लोग लिखते हुए चलिएगा। ये बजट जो रहा ये पिछले बजट से क्या रहा, 7.5% ज्यादा का रहा। ये जो बजट है, याद रखिएगा, इस बजट को क्या कहा जा रहा है, चूंकि हम आजादी का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है आजादी का अमृत महोत्सव, है ना, तो इसको क्या नाम दिया गया है, अमृत काल का बजट। ठीक है ना, अमृत काल का बजट, ये क्या कहला रहा है, अमृत काल का बजट कहला रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृत काल का बजट कौन सा है, तो बजट 2023-24 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया गया है, अमृत काल का बजट। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं कि हो गया है। दूसरे बैच में मैंने करवा रखा है, इस बैच में तो बजट की हमने चर्चा ही नहीं की है। इस बैच में बजट की चर्चा हुई है क्या?
अमाउंट है 45,30,000 करोड़ रुपए। इस बैच में नहीं हुआ है, मुझे याद है, मैं जो भी करवाता हूं है ना उसकी लिस्टिंग है, टैब में सारी चीजें मैं नोट डाउन करते हुए चलता हूं कि क्या हमने किया है। अब दूसरे बैच में पढ़ के आके यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि हो गया है, तो फिर इस बैच में कहां से होगा जो केवल इसी में जुड़े हुए। आर्थिक सर्वेक्षण किया था ना हमने, इकोनॉमिक सर्वे किया था परसों, है ना। कल हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे किया, आज भारत की बजट कर रहे हैं, कल बिहार की बजट करेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिएगा यहां पर क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये कही जा रही है कि ये जो बजट रही है, यहां पर 7 प्राथमिकताएं जो है, ठीक है ना, 7 प्राथमिकताएं यहां पर चिन्हित की गई है। प्राथमिकताएं यानी कि अंग्रेजी में क्या हो जाता है, प्रायोरिटीज, है ना। 7 क्षेत्र पर प्रायोरिटीज कहा दिया गया है और इसको नाम दिया गया है सप्तर्षि। क्या नाम दिया गया है, सप्तर्षि नाम दिया गया है, याद रखेगा। अंग्रेजी में भी सप्तर्षि ही है, याद रखेगा। सप्तर्षि के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है ना। सप्त ऋषि, इसी से बना हुआ है सप्तर्षि। और यहाँ पर 7 विजन जो है इसको टारगेट किया गया है और इसलिए इसको नाम दिया गया सप्तर्षि। प्रश्न आपके बन सकते हैं, देखिएगा आपके एग्जाम में इजी इजी ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सप्तर्षि में सम्मिलित नहीं है। तो 7 क्या क्या है लिखिएगा। सबसे पहला सप्तर्षि में अगले पेज पर लिखूं क्योंकि यहां पर 7 आ नहीं पाएगा, है ना। यहां तक लिख लिया सबने ताकि मैं अगले पेज पर चलूं और अगले पेज पर 7 जो विजन है यहां पर, उन विजन को याद कर लीजिएगा। यहां से आपके प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हो गया, डन। चलिए आगे लिखिएगा। अब यहां पर डालिएगा सप्तर्षि। ये 7 क्या क्या है ना, ये रट के जाना है। पहला जो है वो है आपका समावेशी विकास। क्या है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा जो है ये है आपका यहां पर अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश, ठीक है ना। अवसंरचना और निवेश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा जो टारगेटेड क्षेत्र है ये है यहां पर हरित विकास। क्या है, हरित विकास, है ना। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रीन डेवलपमेंट। तो 3 हो गए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, अवसंरचना और निवेश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, हरित विकास यानी कि ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। चौथा लिखते हैं, है ना। चौथा जो यहां पर है वो है वित्तीय क्षेत्र। अगला फोकस कहां पर करना है, तो वित्तीय क्षेत्र पर, है ना, फाइनेंस सेक्टर। अगला क्या हो जाएगा, फाइनेंस सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। पांचवा लिखिएगा, पांचवा क्या है, तो ये है क्षमता का विकास। क्या है यहां पर, क्षमता का विकास, है ना, क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। छठवां जो यहां पर है इस ये क्या है, युवा शक्ति। क्या है, युवा शक्ति, है ना, युवा शक्ति यानी कि यूथ पावर, है ना, यूथ पावर है। और 7वां जो यहां पर है, 7वां में यहां पर लिख देता हूं, है ना, सभी तक पहुंच, है ना, यही है ना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, ठीक है ना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। आइए इसको मैं समझा देता हूं ताकि आप सभी के दिमाग में छप जाए। पहले 7 के साथ लिख लीजिएगा, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, अवसंरचना एवं निवेश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर, क्षमता का विकास यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, युवा शक्ति, यूथ पावर, है ना, और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच यानी कि जितने भी हमारे संसाधन, ये जितने भी काम करेंगे ये सब आखिरी व्यक्ति तक जब तक ना पहुंचे तब तक हमारा कोई भी योजना यहाँ पर सफल नहीं हो सकता। तो देखिएगा एक एक की हम यहाँ पर बात करें। सबसे पहले बात करें समावेशी विकास की, है ना। समावेशी विकास क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 क्षेत्र की आवश्यकता है विकास करने की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए समावेशी विकास ऐसे समझिएगा कि हम जो डेवलपमेंट करें हमारे समाज के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी डेवलपमेंट हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यानी कि सभी क्षेत्रों में एक साथ डेवलपमेंट हो, विकास हो, ग्रोथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी विकास बोलते हैं। पहला सप्तर्षि में से पहला
ये हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा है अवसंरचना और निवेश, यानी कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज्यादा इनबिल्ड करना है, डेवलप करना है, उसका विकास करना है और इसमें निवेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा है हरित विकास, यानी कि अभी तक पूरी दुनिया में जितना भी विकास किया गया है वो आंख मूंद के पर्यावरण को इग्नोर करके किया गया है, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि वैश्विक तापन है ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। और इसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं और इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है वो जल में समाहित हो जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट है, अब ये डेवलपमेंट हम आंख मूंद के नहीं करने वाले, जो भी डेवलपमेंट करेंगे वहां पर हम पर्यावरण को अवश्य ही ध्यान में रख के करेंगे। इसी को ग्रीन डेवलपमेंट कहा जाता है, हरित विकास कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है यहाँ पर, वित्तीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है इसको और भी ज्यादा मजबूत करना है। विभिन्न सेक्टर जो हैं है ना, विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं जिनको वित्त चाहिए, फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए काम करने के लिए, इन सबको भी आसानी से उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। अगर ये उपलब्धता सुनिश्चित होगा तभी तो यहाँ पर लोग निवेश करेंगे, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे और उनका डेवलपमेंट होगा, है ना, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनका परिवार जो है स्वस्थ रहेगा और एक अच्छी जीवन शैली वहां पर व्यतीत कर पाएंगे। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है क्षमता का विकास। क्षमता का विकास का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ पर शिक्षक हूं, है ना, मेरे में कैपेसिटी है 6 घंटे पढ़ाने की, और मैं किसी भी कारणवश, चूंकि कभी बीमार हो जाता हूं, कभी गाड़ी नहीं मिल पाती है ना, कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कभी मेट्रो नहीं चलती है ना, और इन सभी कारणों से मैं 6 घंटे की जगह पे मैं 3 घंटे ही यहाँ पर क्लास ले पाता हूं, मजबूर हूं। तो इस मजबूरी को समाप्त करना, यानी कि हमारी समस्या क्या थी, कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है, तो ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक को कम करने के लिए हम रोड बना देंगे ताकि ट्रैफिक ना हो, मैं लेट ना हो, और 3 घंटे की जगह पे मैं 6 घंटे, मेरी क्षमता 6 घंटे की है तो मैं 6 घंटे यहाँ पर क्लासेस ले सकूं, है ना। मेट्रो नहीं मिलती है तो मेट्रो 2-4 और मेट्रो हम चला देंगे ताकि यहाँ पर जो मेट्रो ना मिलने की समस्या ये समाप्त हो जाए, हमारी क्षमता यहाँ पर बिल्डिंग हो सके। आशा करता हूं सब लोग समझ गए होंगे, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का विकास यहां पर कर डालना है। जितना हमारे पास खनिज संसाधन है, जितना हम यहां से खनिज निकाल सकते हैं उतना हम निकालेंगे। जितना क्षमता है कि हम पेट्रोलियम यहां पर उत्पादित कर सकते हैं, इथेनॉल उत्पादित कर सकते हैं, उतना हम उत्पादित करेंगे। उससे ज्यादा हुआ तो हमारा और भी प्रॉफिट होगा। तो यहां पर क्षमता का विकास करना है। अगली बात है युवा शक्ति, है ना, यूथ के पास सबसे ज्यादा पावर है। आप सभी यूथ हैं, है ना, हम सब यूथ हैं, और आपके पास जो कैपेसिटी है ये और किसी के पास नहीं होगी। तो इसको सही डायरेक्शन देना है और इस पावर का देश के डेवलपमेंट में प्रयोग करना है। और ये 6 चीजें हो गई, और इन सभी का जितना भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और संरचना का विकास किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, अगर इन सब की पहुंच देश के आखिरी व्यक्ति तक ना हो तब भी हम नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ पर समावेशी विकास किया हुआ है। तो समावेशी विकास तभी संभव है जब उन सबका रिजल्ट जो है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। देश के किसी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई एक व्यक्ति भी हो, वहां तक भी अगर पहुंच होती है तब हम कहेंगे कि हमने डेवलपमेंट किया हुआ है। और इसका देखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न यहां पर कार्यकलाप किए गए, है ना। और इसके दौरान देखा जाए, अगर हम बिजली की बात कर ले तो जो बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े शहर हैं, यहां पर तो हम खंभों के माध्यम से बिजली पहुंचा दिए, लेकिन वहां से देखा जाए 100 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव बसा हुआ है जहां पर वो ले जाना सक्षम नहीं है, तो वहां पर हमने क्या किया, घर घर सोलर पैनल लगा दिए ताकि इनके घर में भी बिजली की सुनिश्चितता हो सके, है ना। इंटरनेट भी हमने यहां तक पहुंचाया हुआ है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हमने ऑप्टिक फाइबर बिछाए, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में हमने क्या किया, बिजली उपलब्धता करवाया, और इन सबसे हमने आखिरी व्यक्ति तक जितने भी विकास कार्यक्रम है उन सभी को पहुंचाने का हमने रुख किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं बोलता हूं ना एक ही, अब इंग्लिश मैं बोलने के बावजूद भी आप लोग लिख नहीं पाएंगे, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाता है समावेशी विकास का। मैं पहले ही क्लास में बोला था कि मैं किसी एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, 2 लैंग्वेज में लिखूंगा डबल टाइम लगेगा। समझाने के लिए भी देखा जाए तो दोनों शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों का, लेकिन एक ही कोई लैंग्वेज लिखूं तभी जाके कम समय में आपके यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो पाएगी, है ना। मैं फिर से बता देता हूं, इसका हो जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये हो गया ग्रीन डेवलपमेंट, ये हो गया फाइनेंस सेक्टर, ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये हो जाएगा आपका यूथ पावर। ठीक है, देखिए इंग्लिश लिखेंगे ना तो हिंदी वाले दिक्कत करेंगे, इंग्लिश वाले थोड़े तेज होते हैं ना, इंग्लिश वाले थोड़े तेज होते हैं, लिख लेंगे, हिंदी वाले नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया।
बजट जो पेश किया जाता है ये आर्थिक सर्वेक्षण से एक दिन बाद। अब बताइए आर्थिक सर्वेक्षण हमने कब पेश किया और बजट कब पेश किया? अगर पढ़े होंगे, है ना, अगर पढ़े होंगे जो मैंने करवाया है तो आपको अब पता चल गया होगा कब पेश किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को एक बार फिर से देखिएगा, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना यानी कि इसका हिंदी इंग्लिश क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। और अवसंरचना में हमारा क्या क्या हो जाता है? जो हमारी अर्थव्यवस्था को गतिशीलता दे सके। एक लाइन समझिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो हमारे इकोनॉमी को, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको ये और भी ज्यादा हाई कर सके। जैसे देखिएगा, व्यापार वाणिज्य है, तो व्यापार वाणिज्य तभी तेज गति से हो पाएगा जब हमारी सड़कें ठीक हो, तो सड़क इसके अंतर्गत आ गया, है ना। व्यापार वाणिज्य तभी तेज हो सकेगा जब हमारे पास ऊर्जा हो, ऊर्जा आ गया, है ना। अब देखिएगा एग्जाम्पल देके समझाता हूं, है ना। अपने बिहार की बात करते हैं, समझिएगा, है ना। आपको ना समझ में आए कभी हो ही नहीं सकता, मैं एक नहीं 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं, और जब तक समझ में ना आए तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, समझिएगा। अगर हम बिहार की बात कर ले, है ना, तो ये अपना बिहार है। ठीक है, ये क्या हो गया? बिहार हो गया। यहां पर क्या है? यह है अपना किशनगंज। ठीक है ना, ये किशनगंज जिला है। ठीक है ना, और यहां पर क्या है? ये है अपना पटना। ये बताए, समझ में आ गई? मान लीजिए मैक्सिमम कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग वाली वो पटना में है। ठीक, यहां पर कोई व्यक्ति जो है वो यहां पर मान लीजिए क्या करता है? दुकान खोल दिया है। नॉर्मल एग्जांपल देखिएगा, कोई व्यक्ति जो यहाँ पर दुकान खोला हुआ है और यहाँ पर जो सामान आता है कहां से? पटना से आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या होगा, कैसे अर्थव्यवस्था में ये सारी अवसंरचनाएं काम करती है। अब मान लीजिए कैसे ये कनेक्ट कैसे होगा? सड़क के माध्यम से, है ना, सड़क के माध्यम से। तो सड़क अगर अच्छी रहेगी तो ये जल्दी जाकर जल्दी सामान लेकर यहां पर वापस आ जाएगा। जिस ट्रांसपोर्ट का ये प्रयोग करेगा, जैसे गाड़ी लेकर गया, सड़कें खराब होगी, डीजल पेट्रोल ज्यादा लगेगा और उसका खर्चा वस्तु पर रखेगा, वस्तु महंगी होगी, है ना। ज्यादा समय लगेगा, वस्तु महंगी होगी। कम समय लगेगा, रोड बढ़िया रहेगा तो जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, गाड़ी अच्छी एवरेज देगी, है ना। वहां पर देखा जाए डीजल पेट्रोल कम लगेगा, परिणामतः वस्तु जो होगी वो सस्ती होगी। एक समझ में आ गया सड़क। दूसरा ऊर्जा की बात कर ले, है ना, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा हो गया। ऊर्जा का कैसे? अब मान लीजिए ये दुकान यहां पर चला रहा है, ठीक है, ऊर्जा रहेगा। मान लीजिए दूध रखा हुआ है ना। अगर बिजली है तो फ्रिज चलाएगा तो यहाँ इसका दूध फटेगा नहीं, फट गया तो उसका भी पैसा बचे हुए दूध पर वसूलेगा, सामान महंगा हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात कर ले, तो कनेक्टिविटी में हमारा फोन है। ऐसे फोन अगर नहीं है तो यहाँ पर जाकर बोलेगा, और गया तो मान लो जो सामान चाहिए वो है या नहीं है, इसको देरी होगा। लेकिन अगर फोन है, पहले ही फोन कर दिया कि भैया वाह ये सामान चाहिए, जल्दी से पैक करके रख, आवता नहीं, इसके पहुंचने से पहले ये पैक करके रख दिया, ये आया, पेमेंट किया, उठाकर चला गया। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो जाते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना, अर्थव्यवस्था में योगदान दे, उसको तेज कर दे। उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें रेलवे आएगा, आपका सड़क आएगा, ऊर्जा आएगा, विभिन्न प्रकार की कंपनियां आएंगी, ये सारी चीजें। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, शहनवाज जी किशनगंज से ही है ना, तो पटना से भी तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना, पटना से भी तो बहुत सारे होंगे। समझ में आ गया? आप किसी को कोई डाउट? अब ये मैप जो है ना, अगर मैं पीडीएफ में रख दूं तो बच्चों मैप देखेगा तो फिर पगला जाएगा, आखिर ये सर जी ने क्या पढ़ाया, तो फिर पूरा का पूरा वीडियो ये यहां पर देखेगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गई? और क्या क्या बातें हैं आइए देखते हैं। जो भी समझ में ना आए बस आप लोग कमेंट कर दीजिए। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप सभी को पूर्णतः समझा के जाऊं। डाउट के साथ कभी भी सेशन समाप्त मैं नहीं करता हूं, है ना। चलिए, और क्या क्या चीजें हैं, ठीक, देखिएगा। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बजट में सबसे ज्यादा हमने खर्चे कहां पर किया हुआ है? ठीक है ना, बजट पर सबसे ज्यादा हमने खर्चे कहां पर किया हुआ है? तो याद रखिएगा, है ना, खर्चे की बात कर लें, या हम ऐसे लिखें बजट आवंटन। जैसे होता है ना, घर में 10,000 रुपए हो, है ना, और 4 बच्चे मेला जाने वाले हों,
तो सबको कुछ कुछ पैसे दे दिया जाता है। बड़ा वाला जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाता है, छोटे वाले को थोड़ा छोटा दिया जाता है, बीच वाले को उसके अनुरूप रेशियो में दे दिया जाता है। तो वैसे ही बजट जो है हमारे जो यहाँ पर खर्चे होने हैं, कहाँ कहाँ पर कितना खर्चे किया जाना है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो किया गया है वो रक्षा मंत्रालय पर है ना। जो हमारे यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्चा तो रक्षा मंत्रालय, ठीक है, लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो खर्चे हैं वो रक्षा मंत्रालय में किया गया है। और यहां पर जो खर्चे किए गए हैं वो है 5,94,000 करोड़ रुपए, है ना, 5,94,000 करोड़ रुपए। यहां पर लाख भी होगा ना, लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर कर दिया हमने, रक्षा मंत्रालय में। क्यों जरूरी है, हमारे दो खतरनाक पड़ोसी है, एक पाकिस्तान एक चीन, और इनको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास ताकत ज्यादा होनी चाहिए। और ताकत तभी ज्यादा होगा जब उससे संबंधित इक्विपमेंट हम यहाँ पर खरीदेंगे। जैसे हाल ही में फ्रांस से हमने क्या कर लिया, तो हमने फिर से एक एमओयू साइन कर लिया जिसके माध्यम से 26 राफेल हम और खरीदने वाले हैं, और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां जो है वो भी हम यहाँ पर खरीदने वाले हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रक्षा क्षेत्र में हमने निवेश किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पैसे हैं कहां पर जाने वाला है, तो ये फाइनेंस, माफ कीजिएगा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ताकतवर नहीं हैं, है ना, तो आपको कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, है ना। रास्ते में जाते थे कोई पीट भी देगा, पता होगा उसको कि भैया इसमें तो इतनी क्षमता है नहीं कि हमें उल्टा बोल सके। लेकिन अगर आप में ताकत है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, पीठ पीछे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही पता चलेगा आके पहले हमको कूटेगा। इसलिए भारत के पास शक्ति होना ये हमारा शौक ही नहीं, मजबूरी भी है। तो मजबूरी भी है और शौक भी है, दोनों के आधार पर हम यहाँ पर निवेश करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सत्यपाल मलिक वाले, देखिएगा होता है बहुत सारी गड़बड़ियां तो होती है। अगर गड़बड़ियां हम पढ़ने लग जाएं तो फिर हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। गड़बड़ियां अगर होने लग जाए तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक। बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां। एक गांव का मुखिया जो है ना, जिसके पास 5 करोड़ का डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है, उसके द्वारा वहां पर 1-2 करोड़ मार लिया जाता है, तो ये तो मुखिया है, छोटे स्तर पर है। जब बड़े स्तर पर डीलिंग होगी वहां पर नहीं मारा जाता होगा, मारा जाता होगा ना। ये यूट्यूब नहीं है, पेड बैच है, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं। और ऐसा ना हो कि कोई स्क्रीनशॉट बना के मुझे वायरल कर दे, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो जब एक छोटा सा मुखिया हमें पता है कि 10 लाख करोड़ बनाएगा तो उसमें से 2 लाख मार ही जाएगा, 3 लाख मार ही जाएगा, तो ये तो बड़ी स्तर पर ये अरबों खरबों में डीलिंग की जाती है, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा भी था, भारत जो है, भारतीय सेना जो है, ये विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है। सबसे बड़ी कहाँ की, यूएसए, फिर रूस, फिर चाइना, और फिर आपका भारत, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अगर सेना की बात कर लें तो 4थी बड़ी सेना भारत की है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि 5,94,000 करोड़ रुपए, डिजिट में लिखे इसको, है ना। तो 5,94,000, ठीक है। और करोड़ पर कितने जीरो लगेंगे, तो 6 जीरो और लगा लीजिएगा, ठीक है। ये डिजिट इसका पूरा हो गया। अब समझ में आया क्या है इसका मतलब, इसका मतलब समझ में आएगा। अब काउंट करके इसको अरब खरब में कर लो, है ना। 7 जीरो लगेगा ना, 7 जीरो लगेगा करोड़ में, 5 जीरो लाख में होता है 7 जीरो, ठीक है। तो ये पूरी डिजिट यहां पर हो जाती है। अब समझ में आ गया, अब समझ में आया। अब घर के खर्चे थोड़ा ना 50 रुपए 60 रुपए का होगा, ठीक, क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले रेल मंत्रालय के लिए, है ना, तो दूसरा लिखेंगे आप सभी लोग रेल मंत्रालय। और रेल मंत्रालय पर जो खर्चे किए गए हैं वो किए गए हैं 2,41,000 करोड़ रुपए, 2,41,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और, है ना, तो और यहां पर शिक्षा जरूरी है ना। शिक्षा मंत्रालय लिखिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय की बात कर ले
तो शिक्षा मंत्रालय में जो खर्चे करने की बात की गई है वो की गई है 1,13,000 करोड़ रुपए। 1,13,000 करोड़ रुपए। 1,13,000 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है ना, इसकी बात कर लें तो यहां पर 1,60,000 करोड़ रुपए। कितना है? 1,60,000 करोड़ रुपए। 1,60,000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए पांचवा यहीं लिख दूं ऊपर। पांचवा ऊपर लिखता हूं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इस मंत्रालय पर जो खर्चे के लिए बजट बनाए गए हैं वो है 1,25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बस एक दो और है, लिख लेते हैं। पहले इतना लिख लीजिए सभी लोग, है ना। क्लियर है? डन, बढ़े आगे। अब इसमें इतनी डेटा है ना, आप सभी को बस शॉर्ट में रट के जाने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं, है ना। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट ही है ये, ग्रामीण विकास, है ना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल एंड, है ना। किसान का क्या हो जाएगा? तो फार्मर कल्याण का वेलफेयर, है ना। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये यहां पर 1,25,000 करोड़ रुपए। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे लिखिएगा। इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। छठवां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है ना। और इस पर देखा जाए तो इसके लिए जो बजट आवंटन है वो है 2,70,000 करोड़ रुपए। 2,70,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। हो गया, बढ़िया। आगे चलिए, ठीक है। हाँ, दूसरा सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा ये आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, डन। अब ये कुछ चीजें यहां पर लिखते हैं और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो डिटेल दिया गया है ना, कि जीडीपी का विकास दर जो है 2023-24 में लिखिएगा। इसमें कहा गया है कि 2023-24 जो है, 2023-24 में जीडीपी जो है इसकी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है ना। इसकी ग्रोथ रेट जो है ये कहा गया है इसमें कि ये रहने वाली है आपकी 10.5%। कितना? तो 10.5%। साथ में लिखते हुए चलेगा, ग्रोथ रेट इन जीडीपी इन 2023-24 इज या विल बी, है ना, रहेगा तो 10.5% हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा गया है क्या चीज, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये क्या हो चुकी है? तो ये विश्व की पांचवी, है ना, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था, है ना, कल भी चर्चा किया था। तो चार कौन कौन से हैं? पहले वाले थोड़ा सा बताना, सभी देखते हैं, है ना। देखते हैं कि कितने लोग
जो डेटा लिखवा रहा हूं वो सारी चीज पढ़ते हुए चल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। इससे पहले 4 कौन कौन है ना। पहले 5वें नंबर पर ब्रिटेन हुआ करता था, इसको हमने पीछे छोड़ दिया है ना। तो इसके आगे के 4 कौन कौन से हैं, सभी कमेंट करो। यूएसए एक नहीं ना, चारों साथ में कमेंट करना है। पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुंदन जी का सबसे पहले यहां पर आया हुआ है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे और क्या क्या यहां पर दिया गया है देखिएगा। हाँ, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, है ना। टैक्स की अगर हम बात कर लें, है ना, तो यहां पर टैक्स जो है याद रखिएगा। पहले था कि टैक्स जो 5 लाख रुपए से ऊपर जितने भी लोग आमदनी करते थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। लेकिन ये टैक्स अब उनसे वसूला जाएगा जिनकी वार्षिक आय कितनी हो, है ना। जिनकी वार्षिक आय जो है ये कितनी होनी चाहिए, तो 7 लाख। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई डाल लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टैक्स अब उन्हीं लोगों से वसूले जाएंगे जिनकी वार्षिक आय कम से कम 7 लाख या उससे ज्यादा हो। इससे कम जिनका भी वार्षिक आय होगा, इनसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, और क्या चीजें हैं देखिएगा। 2023-24 की बात करें तो यहां पर जो राजकोषीय घाटा है ना, क्या चीज, राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये जीडीपी का, याद रखिए जीडीपी का 5.9% है ना। 5.9% यहां पर अनुमान लगाया गया है ना। फिजिकल डेफिसिट अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है ना, तो फिजिकल डेफिसिट जो है इसका अंदाजा लगाया गया है कि ये वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.9% रहने वाला है। ठीक है, जीडीपी का 5.9% रहने वाला है। ठीक है, टारगेट रखा गया है ना। टारगेट भी लिख लीजिएगा, है ना, कि टारगेट क्या रखा गया है। तो टारगेट जो है इसको हमने रखा है कि 2025-26 में जाके हम इसको घटाकर कितना कर देंगे, तो इसको हम घटाकर हम लेकर आएंगे 4.5% पर, है ना। किसका, तो जीडीपी का, है ना। जीडीपी का 4.5% हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। इतना हम घटाकर वित्त वर्ष 2025-26 में कर देंगे। अभी वर्तमान में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है कि 5.9% रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। और देख रहा हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है ना, क्योंकि बजट जो है बहुत बड़ी है। कुछ योजनाएं हैं जो थोड़ा सा चर्चे यहाँ पर रहे हुए हैं, है ना। इन योजनाओं को यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक है गोवर्धन योजना, ठीक है।
और दूसरा है अमृत धरोहर योजना। ठीक है, चलिए एक लिख लीजिएगा यहां पर गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना। ठीक है, और दूसरी योजना जो बजट में चर्चा किया गया है वो है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना, ये दोनों है क्या समझिएगा। ठीक है, गोवर्धन योजना इसलिए प्रारंभ किया जा रहा है, इसके तहत यहां पर कहा गया है कि पूरे देश भर में, है ना, हम क्या करेंगे, इस योजना के तहत हम विभिन्न, है ना, 500 नए संयंत्र यहाँ पर स्थापित करेंगे। गोवर्धन योजना यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, है ना, यहाँ पर जो संकल्पना दी गई है कि जो हमारा वेस्ट है, इस वेस्ट से हमें क्या करना है, वेल्थ बना लेना है। यानी कि कचरे से धन, क्या हो जाएगा, ये कचरे से धन हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हमने कचरा फेंक दिया, तो कचरा के माध्यम से हम संयंत्र स्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हम बिजली भी बना लेंगे और साथ ही साथ इसका हम उपयोग जो है ये हम उर्वरक के लिए भी कर लेंगे। इसको सड़ा गला कर हम उर्वरक बना लेंगे। तो ये क्या होगा, जो वेस्ट था जो हम फेंक रहे थे उससे हमारे पास धन आ गया। और इसके तहत देखा जाए तो 500 संयंत्र देश में स्थापित किए जाएंगे। कैसे संयंत्र, तो ऐसे संयंत्र जो यहाँ पर कचरे को धन में परिवर्तित कर दिया। किस योजना के तहत, तो गोवर्धन योजना के तहत। अमृत धरोहर योजना की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, अमृत धरोहर योजना जो है ये हमारे आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है ना। इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलैंड्स, है ना, रामसर साइट, है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, तो इसको हम बोलते हैं रामसर साइट्स बोलते हैं। और इस रामसर साइट्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर अमृत धरोहर योजना जो है इसको यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और योजना है यहाँ पर भारत श्री योजना, ये हो गया। तीसरा योजना जो है भारत श्री योजना। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा भारत श्री योजना। ये भारत श्री योजना क्या है याद रखिएगा, क्योंकि बजट में इसके बारे में चर्चा किया गया तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा भारत श्री योजना जो है, जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की जो पांडुलिपि है, क्या चीज, पांडुलिपि। कितने लोग जानते हैं पांडुलिपि, है ना, पांडुलिपि। पांडुलिपि कितने लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या चीज, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि। जो ताम्र पत्र जो होता है ना, जैसे ताड़ का पेड़, पहले कागज थोड़ा ना हुआ करता था, जो हमारे ऋषि मुनि थे विभिन्न चीजें कहां पर लिख दिए, तो ताड़ के पेड़ पर लिख दिए, है ना, ताड़ के पेड़ पर लिखे। अब वो ताड़ का पेड़ जो है इसको डिजिटल तरीके से क्या किया जाएगा, तो डिजिटल तरीके से इसको संचित किया जाएगा, है ना। इस पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ना, डिजिटल स्वरूप इसको दिया जा रहा है। और ये डिजिटल स्वरूप देने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वो है भारत श्री योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, पांडुलिपि से, मैन्युस्क्रिप्ट के। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पहले हाथ से लिखते थे और किस पर, तो ताम्रपत्र पर लिखते थे, है ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो ताड़ के पेड़ थे उन पत्तियों को काट कर लिखते थे, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए ठीक है, तो बस इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देंगे, आज यहीं तक रहने देंगे। और भारत के बजट में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना काफी है ना। जो भी पूछना चाहिए वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा रामसर साइट अभी नहीं पता इंदु दीजिए, देखिएगा रामसर साइट, देखिएगा रामसर जो है वो ईरान में अवस्थित है। अब आप लोग मुझसे पर्यावरण भी पढ़ेंगे, है ना। रामसर एक स्थान है जो ईरान में है और यहाँ पर जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स ऐसे एरिया कहलाते हैं जो संक्रमित इलाके हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये हमारा क्या हो गया, स्थल हो गया, ये लैंड हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो गया, जलीय क्षेत्र हो गया, है ना, ये पानी वाला क्षेत्र हो गया। तो इसके बीच में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर, जैसे एक होता है हमारा समुद्र महासागर जो पानी से डूबे हुए ही हैं, उनको हम वेटलैंड नहीं कहेंगे, और दूसरा हमारा धरातल हो गया। दूसरी तरफ देखा जाए जैसे पोखरा ओखरा होता है, इसमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होता है, यहाँ पर पानी भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पर है ना स्थल वाले एरिया भी होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर ये संक्रमण वाले इलाके देखने को मिलते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के जलीय परिस्थिति का भी विकास हुए रहता है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, रामसर साइट। क्या बोलते हैं, रामसर
साइट बोलते हैं, ठीक है, रामसर साइट बोलते हैं। और रामसर साइट तभी बोलेंगे जब रामसर की जो लिस्टिंग है उसमें उसको ऐड किया जाए, है ना, आर्द्र भूमि की लिस्टिंग में ऐड किया जाए। और वर्तमान में भारत की बात कर ले तो भारत में टोटल कितने अभी, तो भारत में इसकी संख्या अभी 75 है, याद रखिएगा। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 75 देखिएगा, 75 से क्या क्या, तो हाल ही में हमने संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है इस पर 75 रुपए का हमने सिक्का जारी किया है ना, 75 रुपए का सिक्का जारी किया हुआ है। उसके बाद 75 हमारे पास क्या हो गया, आर्द्र भूमि है ना, 75 आर्द्र भूमि हो गया। और हम आजादी का 75वां वर्ष, है ना, आजादी का अमृत महोत्सव भी हम यहाँ पर मना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें 75 से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर एक यहाँ पर बैठक हुई और बैठक में कहा गया कि कैसे क्षेत्र को हम रामसर साइट कहेंगे। तो वहीं पर एक यहाँ पर होता है ना कि एक स्थिति, है ना, एक स्थिति तय कर दी गई। एक हमने वहां पर सारे सिचुएशन दे डाले कि ये सिचुएशन जिस जलीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा उसे हम रामसर साइट कहेंगे, है ना। तो ये जो रामसर में हमने समझौता किया है उसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्षेत्र आते हैं उन सभी को हम रामसर साइट कहते हैं। अगर बात कर ले भारत बिहार की, तो बिहार का एक ही है ना, बिहार में कौन है, तो वो है आपका कांवर झील। कौन है, कांवर झील है ना, कांवर झील बेगूसराय में है। इसको काबरताल झील भी कहा जाता है। तो बिहार का इकलौता रामसर साइट जो है वो कांवर झील है, ठीक है। तो कहां से कहां आप लोग मुझे पहुंचा दिए। हाँ, 1972 में वो रामसर समझौता हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक। अच्छा, पिछले स्लाइड में अभी कंफ्यूजन है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिएगा, टारगेट नहीं, 2024-25 तक एकाएक हमारा लगभग 6 है। 6 से एकाएक हम 4.5 पर कैसे लेके चलेंगे, नहीं लाएंगे ना, इसको क्रमबद्ध तरीके से लेकर आएंगे। तो 2023-24 में ये लगभग 6% है। इससे थोड़ा सा कम करके हम 5 पर लेकर आएंगे और उसके बाद 25-26 तक जाते जाते हम इसको 4.5 तक लेकर आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, पीडीएफ। तबियत आप लोगों का कैसे खराब हो जाता है, तबियत हमारा खराब होना चाहिए। आजकल तो 8-8 घंटे क्लास ले रहे हैं कल से। अभी तो आज ये हो गया क्योंकि बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है और वहां पर करंट अफेयर नहीं हुआ था, मैं उसमें ऐड नहीं था, लेकिन फिर भी करंट अफेयर तो मुझे देना ही देना है। तो उसमें भी मैंने कल 6 घंटे क्लास लगवाई, है ना। तो आज से प्रारंभ है, 12 से 1 हो गया और कल से 2-2 क्लास है उसमें, एक 9 से 10 और फिर 12 से 1, है ना। 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस मैं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, ताकि उनके करंट के जितने भी क्वेश्चन है, अच्छा लगाना था मैं निकाल लिया, करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन उनके बन सके, ठीक है। और इस दृष्टिकोण से मैंने वहां पर सेशन लगवाए हुए हैं, ठीक। इंपोर्ट कर रहा हूं क्या, मुझे एक्सपोर्ट करना है ना। देखिए अंकिता जी, इससे बाहर आएगा या नहीं आएगा कह नहीं सकते हैं, है ना, कह नहीं सकते हैं। लेकिन रिसर्च के आधार पर जितना मैंने किया हुआ है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ टीचर के जो एग्जाम लिए जाते रहे हैं उसके आधार पर मैंने करवाया है। 100% नहीं तो 80% करेंट अफेयर तो आपका यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। 100% की गारंटी नहीं दूंगा। 100% की गारंटी तब दे पाता जब पहले बीपीएससी के द्वारा हाल फिलहाल में इसका एग्जाम लिया गया होता, ठीक है। तो 80% तो आपके कम से कम आएंगे ही आएंगे, ठीक। 100% पहले ही कह दूं और फिर कोई क्वेश्चन आए तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये आपने करवाया नहीं, क्योंकि करंट का मुद्दा पहले कम होते थे लेकिन आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए। कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिले में है, बिहार के बेगूसराय जिले में है, ठीक है ना। चलिए, पीडीएफ जिनको चाहिए बस 1 मिनट वेट करेंगे, मैं पीडीएफ अभी उपलब्ध करवाता हूँ। चलिए, पिन कर दिया है मैंने। चलिए,
देखिएगा, बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग डेटा आप सभी को देखने को मिलेगी। अभी मैंने समझाया आप सभी को, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछला बजट जो हमने उसमें निर्धारित किया था, जो हमने टारगेट रखा था, वो कितना अचीव किए, उन सब की डेटा हमारी आर्थिक सर्वेक्षण हो जाती है, इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है। और बजट जो होती है वो फ्यूचर की बातें होती है कि हमारे पास इतना आएगा तो हम इसको यहाँ पर खर्च करेंगे। तो दोनों में डेटा अलग अलग होगी, है ना। पहले ही बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग अभी भी यहाँ पर कंफ्यूज है, कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है। बजट में अलग डेटा होगी और आर्थिक सर्वेक्षण में अलग होगी। बजट पहले ही बता दिया, वो पहले की बातें हैं, वो क्या है, भूतकाल है, और ये क्या है, भविष्यत काल है। ठीक, चलिए। YouTube की क्लास होती है सुबह 7 बजे, डेली होती है, डेली करेंट अफेयर वाले में आप सब लोग अवश्य उपस्थित हो। और साथ ही साथ जितने लोग हैं, है ना, 5 स्टार, क्योंकि रेटिंग इस बार 4 से भी नीचे गई है। और इन सब में आप लोगों की महानता तो अवश्य ही होगी, क्योंकि अपने मन से तो 4 स्टार तो रेटिंग जाएगा नहीं, है ना। इसलिए आप सभी को मैक्सिमम यहाँ पर रेटिंग यहाँ पर देना है। ठीक है, क्लियर। 7 लाख जो है ना, जैसे मैं एक वर्ष में अगर 7 लाख से कम कमाता हूं तो मुझे सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक वर्ष में मैं 7 लाख या इससे ज्यादा कमाता हूं तब मुझे यहां पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये 7 लाख था। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे, है ना। एक करंट अफेयर जो है वो आपकी 3 बजे से होती है, तो आज वही होगी। 11 बजे वाला मैंने अब ऑफ करवा दिया, क्योंकि पेड बैच में मुझे क्लासेस लेनी है और पेड की प्रायोरिटी मेरी सबसे ज्यादा होती है ना। तो इसलिए 11 बजे वाला यूट्यूब नहीं होगा, 3 बजे से आपकी क्लासेस होगी। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए तो सब लोग वहां पर अवश्य उपस्थित होइएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।